Hello, this is your physics teacher सैयद वकार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्न विद वकार। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा जिसका मतलब है काइनेटिक। काइनेटिक का जो मीन्स है वो है मोशन। तो अभी सवाल होता है कि सर मोशन किस चीज का, सॉलिड लिक्विड गैसेस, अगर आप उनसे मोशन को एसोसिएट कर रहे हैं तो हमें बताया किसने कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। तो उसके लिए समझने के लिए हमें सबसे पहले 1827 चलना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा रॉबर्ट ब्राउन से। रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रैंडम मोशन ऑब्जर्व किया। उन्हें पानी के अंदर एक पोलन ग्रेन जो कि फूल का एक जर्रा होता है, उन्होंने उसके सरफेस पर रखा और उन्होंने एक रैंडम मोशन ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लें कि ये एक जिंदा है और पार्टिकल इधर उधर भाग रहा है। पहले तो वो खुद यही समझे कि शायद पोलन ग्रेन एक जिंदा पार्टिकल है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट पार्टिकल्स पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया तो यही बात ऑब्जर्व करी जिसको आज हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। उन्होंने एक रैंडम मोशन पार्टिकल का ऑब्जर्व किया, लेकिन बात यहां पर अभी खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं 1905 के अंदर और एक फेमस साइंटिस्ट जिनका आप सबको नाम पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं और इस रैंडम मोशन, इस ब्राउनियन मोशन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली और ये बताते हैं कि ये असल में पोलन ग्रेन मोशन में क्यों है। वो ये कहते हैं कि पोलन ग्रेन के आसपास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं असल में वो इसको फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं। और याद रहे कि ये अनइक्वल कोलिजन्स की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पर जितने कोलिजन्स हैं वहां पर भी उतने कोलिजन्स होते हैं तो ये कभी भी पार्टिकल्स रैंडम मोशन नहीं करते, लेकिन इनके रैंडम मोशन करने की वजह असल में अनइक्वल कोलिजन्स हैं। और इसके पीछे की मैथमेटिक्स समझाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट मौजूद थे जो एटम की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते थे। तो यकीनन हमें एक एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन चाहिए थी जो हमें यह बता सके कि एटम मौजूद होता है। तो 1908 के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं जिनका नाम हमारे पास आता है जिनको हम कहते हैं पैरेन। पैरेन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया है किसको, ब्राउनियन मोशन को। और वो एक्सपेरिमेंटली हमें ये बताते हैं कि असल में पार्टिकल्स, जो मैटर पार्टिकल्स होता है वो मोशन में होता है। इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि हम गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, गैसेस के असल में मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसी को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हमने दो तरीकों की प्रॉपर्टीज को हमने डिफाइन किया है। एक हमने माइक्रो टर्म्स में डिफाइन किया है और एक हमने मैक्रो टर्म्स में डिफाइन किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी असल में मैक्रो को डील करती है या फिर माइक्रो को डील करती है। तो इसका बहुत आसान सा और सादा सा आंसर ये है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को डील करती है। तो याद रखिएगा कि गैस के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को डील करेगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है इससे हमें पता क्या लगेगा, इससे हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा, जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमें ये बात पता लगेगी कि असल में जो गैस का प्रेशर होता है वो प्रेशर बनता कैसे है। हमें ये बात पता लगेगी कि असल में जो गैस वॉल्यूम घेरती है वो क्यों घेरती है। हमें ये बात पता लगेगी कि अगर कोई गैस या अगर कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो इसका रीजन क्या है।
अब एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी असल में पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करेगी और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस करेगी, और जिसकी मदद से हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को आसानी इजीली हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर गैसेस रियल हमने नहीं लेनी। याद रखिएगा कि रियल गैसेस पर जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स अप्लाई होती है वो थोड़ी सी हार्डर होती है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर थियोरेटिकल चलना है और हमने आइडियल गैस चूज करनी है। ये जो आपके सामने फेमस इक्वेशन नजर आ रही है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, असल में ये गैस का एक कानून है, एक लॉ है, और ये वो लॉ है जो आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होता है। अब एक सवाल और भी आप कर सकते हैं कि सर जब आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो हम उसको स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि असल में हमने अगर रियल गैसेस को ऑब्जर्व करना है तो हमें एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमें आइडियल गैस हमारा भरपूर साथ देगी। तो आइडियल गैस को स्टडी करने से पहले पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि आइडियल गैस के पास क्या क्या खुसूसियात हैं, आइडियल गैस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आइडियल गैस बना लेते हैं। तो क्या क्या अजम्पशन होंगी, वो अजम्पशन जो आइडियल गैस के बारे में करेंगे, आइए सबसे पहले वो स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन जो आइडियल गैस के बारे में हम करने लगे हैं वो ये है कि गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो असल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, और इन पार्टिकल्स को हम नाम देंगे मॉलिक्यूल। और याद रहे कि ये तादाद में इंतहाई ज्यादा होंगे। ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स तक आ सकते हैं। तो पहली असम्पशन हमारे पास गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम रियल गैसेस के अंदर चलते हैं तो याद रखिएगा रियल गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल नहीं होते हैं। जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम पॉइंट लाइक कंसीडर करते हैं। पॉइंट लाइक का मतलब यह है कि जिनकी किसी किस्म की कोई डायमेंशन ना हो, जो बहुत छोटे हो, जिनका हम साइज डिफाइन ना कर सकें। लेकिन रियल गैसेस के अंदर ऐसे पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि उनकी एक मखसूस, उनका एक पर्टिकुलर साइज होता है। तो ये वो आपके पास पॉइंट होगा जिसमें हम आइडियल और रियल गैसेस को अलग-अलग बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकंड पोस्टुलेट और असम्पशन जो हम आइडियल गैस के लिए करते हैं वो ये है कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स हैं वो तमाम डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब ये रियल गैसेस में भी दुरुस्त है। रियल गैसेस के पार्टिकल्स भी रैंडमली और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और आइडियल गैस के पार्टिकल्स भी रैंडमली और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं जब तक हम इस टेम्परेचर प्रेशर चेंज ना करें। इसका मतलब ये है कि हम ये बात बताने लगे हैं कि एक तो पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, पॉइंट लाइक पार्टिकल होंगे, और पॉइंट लाइक के साथ साथ वो एक रैंडम मोशन कर रहे होंगे, बेतरतीब मोशन कर रहे होंगे और इधर उधर भाग रहे होंगे। तीसरा पॉइंट जो कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर आइडियल गैस को पढ़ने के लिए अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। अब एक बात अपने जहन में रख लें कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन तभी मूव करेंगे जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन पे बाहर से किसी किस्म की अप्लाई ना हो। कोई ग्रेविटी, कोई इलेक्ट्रिक, कोई मैग्नेटिक, कोई किसी किस्म की कोई फोर्स अगर बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं करती तो याद रखिएगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे। और ये कब तक करेंगे? जब तक ये कोलाइड ना हो जाए, टकरा ना जाए। जब ये टकराएंगे तो वो ये अपना स्ट्रेट लाइन छोड़ के किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। हमारा चौथा पॉइंट जो असम्पशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आइडियल गैस के लिए हम करते हैं
वो ये है कि कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। याद रखिएगा कि ये इलास्टिक का मतलब ये है कि एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। मतलब ये बिल्कुल इसी तरह ये कि जितनी रफ्तार से जा रहा है टकराने के बाद उतनी रफ्तार से वापस लौट आए। अगर ये उतनी ही रफ्तार से वापस लौट आता है तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। या तो इसको इस तरह समझ लें कि टकराने से पहले की अगर दोनों की रफ्तारें चेक कर लें और टकराने के बाद की रफ्तारें चेक कर लें, उन दोनों का सम सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर इसकी टकराने से पहले रफ्तार 2 है और उसकी टकराने से पहले रफ्तार 3 है तो 2 3 5 बनते हैं, और टकराने के बाद इसकी रफ्तार 3 और इसकी रफ्तार 2 हो जाती है, लेकिन दोनों को जमा करें तो 5 ही बनते हैं। तो टकराने से पहले और टकराने की बाद अगर रफ्तार दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो याद रखिएगा किसी किस्म का काइनेटिक एनर्जी यहां पर लॉस्ट नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि असल में प्रेशर बनता ही कैसे है। याद रखें हम पहले ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स किसी भी दीवार, किसी भी कंटेनर की किसी भी पोर्शन के ऊपर जाकर हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड दैट्स मेक प्रेशर। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हर लम्हे बहुत सारे पार्टिकल्स जाके टकरा रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर टकरा रहे हैं, इसी की वजह से प्रेशर बनता है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स जाके सरफेस के ऊपर टकराते हैं तो वो सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है, मॉलिक्यूल पीछे चले जाता है, और ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर लगाता है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर फील हो रहा होता है। आपने एक बात नोट करी कि हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं तो हमें ये बात पता लग गया कि प्रेशर बनता कैसे है। और एक बात और कि प्रेशर हमें पता है क्योंकि एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि ये बनता कहां से, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करती है। आगे की तरफ चलते हैं और छठे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। असल में जो पार्टिकल का वॉल्यूम होता है, जैसे मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूं, वो इंतहाई छोटा होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। जो पार्टिकल्स होंगे दे आर द पॉइंट लाइक पार्टिकल, और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, और इन छोटे पार्टिकल्स का अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो कंटेनर के वॉल्यूम से इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। कंटेनर एक बहुत बड़ा होगा और मॉलिक्यूल्स का साइज या उनका वॉल्यूम इंतहाई छोटा। आगे चलते हैं और अपनी आइडियल गैस को मुकम्मल बनाते हैं। तो याद रखिएगा हमें ये बात पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन हम वो तमाम फोर्सेस को नेग्लिजिबल या कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स ना ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे पे फोर्स तभी लगाएंगे जब ये सिंपल जाके कोलाइड होंगे एक दूसरे से। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक मैग्नेट होता है और दूसरा मैग्नेट होता है तो वो एक दूर से ही एक दूसरे को फोर्स लगा रहा होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इस तरह की किसी किस्म की भी कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी। तो याद रखिएगा नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्स विल बी प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम इसको रियल गैसेस में बात करें तो ये फोर्सेस नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रियल गैसेस के अंदर मौजूद बिल्कुल होती है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सिंप्लिसिटी में चल रहे हैं, थोड़ा हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं गैसेस को, और तभी हम आइडियल गैस बना रहे हैं। दिस इज द लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसकी रफ्तार बहुत स्लो है और एक मॉलिक्यूल है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जो स्लो मॉलिक्यूल होगा, जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड आपके पास कम होगी, उसका टेम्परेचर भी कम होगा।
इसका मतलब ये है कि द टेम्परेचर का जो ताल्लुक है असल में वो काइनेटिक एनर्जी से है, क्योंकि स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। जो स्लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास कम होती है, तो उनकी स्पीड भी यकीनन कम होगी और जब स्पीड कम होगी तो उनका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब ये हमारे पास ये भी बात समझ में आ जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है असल में उनका उसका ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से है। तो याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी गर्म हवा आपको फील होती है, आप जब बाहर निकलते हैं आपको कोई गर्म हवा फील होती है, तो एक बात अपने ध्यान रखिएगा कि उसके मॉलिक्यूल्स वहां पर बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे। और जब आप रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशन में बैठते हैं और वहां पर आपको एक ठंडी हवा फील होती है, इसका मतलब यह है कि उसके मॉलिक्यूल स्लोअर मूव कर रहे हैं। ये हमारी आइडियल गैस मुकम्मल हो जाती है। इस आइडियल गैस में हमने ये पढ़ा कि आइडियल गैस होती किस तरह है, आइडियल गैस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम जितनी भी माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर डिस्कस करेंगे वो हम आइडियल गैस के डिस्कस करेंगे, और उस माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को एक थ्योरेटिकली और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और जब एक्सप्लेन हम कर जाएंगे तो हमें ये बात पता लग जाएगी कि किस तरह माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर और मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर के दरमियान में किस तरह का एक रिलेशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, अल्लाह।